भाई थोड़ी सी कम करवा दो, ये बुलाओ उनसे, कह उमेर भाई को बुलाओ। 80। साथ वाले से पूछें तुम चाहते क्या हो। पेज नंबर 455, 455। आपको नहीं बताएगा वो अपनी चाहत। पेज 455 पे आ जाएं। पेज 455। साथ वाले के रजिस्टर पे लिख दें, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। अच्छा, पेज 455, पेज 455। भाईजन 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 भाईजन। अच्छा जी, कल हमने ये पढ़ा था कि अगर जो है वो गुड डिक्लेरेशन आप एडवांस में जमा करवा दें, चीज़ें आने से पहले, सामान आने से पहले, तो ऐसी सूरत में गुड डिक्लेरेशन जो है वो आपको जमा करवा दिया आपने चीज़ें आने से पहले, तो फिर चीज़ें आने का वेट किया जाएगा। जब चीज़ें आएंगी उस दिन जो टैक्स रेट होगा वो लगेगा। आज थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। आज ये है कि आपने चीज़ें वेयर हाउस में रखवा दी। जब आपने चीज़ें वेयर हाउस में रखवाई तो आपने वेयर हाउस से क्लियर करवानी है। अब आपको चाहिए कि चीज़ें वेयर हाउस से क्लियर करवा के जल्द अज जल्द टैक्स दे दें। अगर आपने लेट टैक्स दिया तो क्या होगा, देखें। गुड्स आर क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस ऑन यकम मार्च। यकम मार्च को आप वेयर हाउस गए, वहां से चीजें आपने क्लियर करवाई और आपने गुड डिक्लेरेशन वाला सफा जमा करवा दिया उसी दिन। गुड डिक्लेरेशन वाला सफा जमा करा दिया आपने उसी दिन। अंडर टू इंडिपेंडेंट सिनेरियोस डिटरमिन द डेट टैक्स विल बी चार्ज्ड। इंडिपेंडेंट सिनेरियोस पहले मैं खुद बनाता हूं, इधर मत देखें, नीचे मत देखें। यकम मार्च 18 को आपने गुड डिक्लेरेशन फाइल किया, यानी जमा करवाया। अब आपको जल्दी भी ख्याल आ सकता है टैक्स देने का और देर से भी ख्याल आ सकता है। आपको विद इन 7 डेज ख्याल आ गया कि आप टैक्स पे कर दें। पे टैक्स ऑन 5 मार्च, आपने 5 मार्च को टैक्स पे किया। या आपको देर से ख्याल आया टैक्स पे करने का, पे टैक्स ऑन 10 मार्च, यानी आफ्टर 7 डेज। तो ऐसी सूरत में आपके लिए, एक मिनट मेरे भाई, आपके लिए जो टैक्स रेट लगेगा वो फिर यकम मार्च वाला ही लगेगा। आपके लिए टैक्स रेट यकम मार्च वाला लगेगा। लेकिन इस सिनेरियो में आपके लिए टैक्स रेट यकम मार्च वाला नहीं लगेगा, बल्कि जिस दिन आपने लेट टैक्स जमा करवाया 10 मार्च वाला लगेगा। नोट करो जियो मेरे भाई, थोड़ा सा वो कम कर दें ब्राइटनेस। चलने तो खैर, नोट करें बीच बीच में जो नजर आ रहा है आपको। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी ठीक है। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ जी, ओके। अगर आपने यकम मार्च को चीज़ें क्लियर करवाई और टैक्स जमा करवाया आपने जल्दी, यानी 4-5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आपने टैक्स जमा करवा दिया, तो फिर आप पे रेट लगेगा यकम मार्च वाला। लेकिन अगर आपने यकम मार्च को चीज़ें का गुड डिक्लेरेशन जमा करवाया, लेकिन चीज़ें का जो टैक्स बनता है वो आपने काफ़ी लेट जमा कराया 7 दिन के बाद, तो फिर 10 मार्च वाला ही रेट लगेगा आप पे। तो अगर आप टैक्स पे कर दें 5 मार्च को तो फिर यकम मार्च वाला रेट, अगर 10 मार्च को तो फिर 7 दिन बाद है तो फिर 10 मार्च वाला रेट। ओके, अगले सफ़े पे आए।
अगर यकम से लेकर 18 मार्च तक टैक्स का और रेट है और 19 मार्च से 31 मार्च तक टैक्स का और रेट है, तो आप इस महीने की 2 रिटर्न्स जमा कराएंगे। इफ देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अ मंथ, महीने के अंदर रेट बदल गया, अंदर अंदर ही महीने का रेट बदल गया, a separate return has to be furnished in respect of each portion of month। हर पोर्शन ऑफ मंथ की कौन सी रिटर्न जमा करवाएंगे? सेपरेट, शोइंग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट रेट्स, जिसमें आप डिफरेंट रेट्स अप्लाई करेंगे। तो हो सकता है 1 मार्च से 18 मार्च तक रेट हो 17% और फिर हो जाए 18%। तो अब आप 2 रिटर्न्स जमा करवाएंगे या 2 रिटर्नें जमा करवाएंगे? वट एवर यू मिस से, इट्स अप टू योर साथ वाला। ओके, गवर्नमेंट ट्रेजरी में टैक्स 2 मौके पे जाता है। एक आप सेल ऑफ कार जब करते हैं और दूसरा आप सेल ऑफ दूसरा आप जिस वक्त इंपोर्ट करते हैं। तो सेल ऑफ कार के वक्त हुकूमत के खजाने में टैक्स जाता है और इंपोर्ट ऑफ इंजन के वक्त हुकूमत के खजाने में टैक्स जाता है। अब सवाल यह है कि इनका टाइम क्या होगा और इनका मैनर क्या होगा, यानी किस टाइम पे यह जमा करवाया जाएगा। ये वाला टैक्स अगर आपने जनवरी में सेल किया है तो 15 फरवरी को जमा करवाएंगे, जितनी गाड़ियां सेल की। अगर आपने मार्च में गाड़ियां सेल की हैं तो 15 अप्रैल को जमा करवाएंगे। ये वाला टैक्स आप कस्टम ड्यूटी के साथ जमा करवा देंगे। इंजन जब इंपोर्ट करेंगे तो 17% उसका कस्टम ड्यूटी के साथ जमा करवा देंगे। बस ये लिखा हुआ। द टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड, यानी इंजन, द टैक्स ऑन इंजन इंपोर्टेड, the tax on engine imported into Pakistan shall be paid at the same time at which the custom duty is payable. At the same time at which the custom duty is payable. The provisions of collection of tax in Customs Act shall also apply here. लिखें, सेल्स टैक्स बिल्कुल कस्टम्स एक्ट की तरह कलेक्ट किया जाएगा। सेल्स टैक्स बिल्कुल कस्टम्स टैक्स की तरह कैलकुलेट किया जाएगा। सेल्स टैक्स बिल्कुल कस्टम्स टैक्स की तरह कलेक्ट किया जाएगा। ओके, अब रह गया वो जो गाड़ियां आपने बेची हैं उन पे टैक्स ऑन टैक्सेबल सेल ऑफ कार। टैक्स ऑन टैक्सेबल सेल ऑफ कार मेड शैल बी पेड बाय होंडा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। यानी जनवरी का टैक्स आप 15 फरवरी को जमा करवाएंगे। जनवरी का टैक्स आप 15 फरवरी को जमा करवाएंगे। और आपको पता है ये लाइन हर जगह लिखी होती है, द बोर्ड में डायरेक्ट टैक्स ऑन सर्टन सेल शैल बी पेड इन एनी अदर वे और एनी अदर टाइम। बोर्ड चाहे तो किसी और तरीके से भी टैक्स ले सकते हैं। अच्छा जी, ये तो शायद डिस्कशन थी टाइम की। ये किसी डिस्कशन थी टाइम की। अब क्या है? मोड एंड मैनर। तो मोड एंड मैनर क्या है? कुछ भी नहीं, बस आपने जो चीज़ें इंपोर्ट हुई हैं उन पे टैक्स जमा करवाना है जिस तरह आप जमा करवाते हैं कस्टम ड्यूटी। एज इफ को काट के जस्ट लाइक इट इज कस्टम ड्यूटी। ये आपने टैक्स बिल्कुल इस तरह जमा कराना है जैसे कि ये कस्टम ड्यूटी है। और जो गाड़ियां सेल कर रहे हैं, टैक्स ऑन टैक्सेबल सेल ऑफ कार शेल बी पेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। इसके पे करने के ये तरीके हैं। नंबर 1, या तो आप बैंक में चले जाएं, नेशनल बैंक आमतौर पे होता है, डेजिग्नेटेड बाय बोर्ड, बोर्ड ने जो बैंक बताए हैं वहां जाकर टैक्स जमा करा दें, जो सेल ऑफ कार्स की हैं जनवरी में, जिसका टैक्स आपने 15 फरवरी को जमा करवाना है। या थ्रू सच अदर मोड एंड मैनर स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, या कोई और तरीका जिससे बोर्ड बता दें, यानी ऑनलाइन वगैरह ट्रांसफर अगर कोई अलाउड हो तो उसकी भी इजाजत है। ओके, ये बहुत बड़ी एक रिलैक्सेशन है। द फेडरल गवर्नमेंट में अलाउ पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन इंस्टॉलमेंट्स। हाईलाइट कर ले भाई, अब्दुल्ला को बुलवाएं और उसे कि दुनिया के सारे काम छोड़ के उस क्लास में आके बैठें। दुनिया के, प्लूटो के, मार्स के जितने भी काम वो कर रहा है छोड़ के आके क्लास में बैठे। उस नहीं कॉल उठा रहा, 3 दफा मैंने कर दिया,
इनको भेजो। ओके लेकिन भाईजान ये फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ अपने आप को ही फायदा दे रही है। कई दफा फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ना सेल्स टैक्स देना पड़ जाता है, या किसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स टैक्स देना पड़ सकता है। ये क्यों देना पड़ सकता है ये इस वक्त हम बहस नहीं कर रहे इसकी, क्योंकि ये हमारे से स्कोप से बाहर की चीज़ है। कई दफा फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ सकता है, या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जैसे वापडा है या रेलवेज हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी कभी टैक्स देना पड़ सकता है। इनको टैक्स अगर देना पड़ा तो इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट में by applying conditions or limitations allow payment of sales tax on installment basis. Payment of sales tax by whom? ये असल में लाइन है, पेमेंट बाय गवर्नमेंट। ये पेमेंट गवर्नमेंट ने अपने आप को ही करनी है। क्यों होती है इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेमेंट बाय गवर्नमेंट। और टैक्स माफ किस पे होगा? इंजन इंपोर्ट करने पे या गाड़ियां बेचने पे। मिसाल दे रहा हूं, हुकूमत तो पता नहीं क्या इंपोर्ट करे और क्या सेल करे, तो इंपोर्ट और सेल के मौके पर टैक्स माफ किया जा सकता है, ये सॉरी इंस्टॉलमेंट्स दी जा सकती हैं। अच्छा जी, वो सेक्शन मशहूर ज़माना आ गया जिसका इंतजार था, न्यूमेरिकल का मुंह। न्यूमेरिकल का मुंह, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट हमारा जी कुछ ऐसे है, कैलकुलेटर पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 80 को 60 से ज़रब देंगे ये आएगी परचेज। जब आप इसको 17% ज़रब दे देंगे ना तो इसका नाम परचेज नहीं रहेगा, इसका नाम क्या बन जाएगा? इनपुट। इस 80 में से आपने 50 यूनिट बेच दिए 120 रुपए के डबल प्राइस में। आपने 50 यूनिट बेच दिए 120 रुपए के। यार उधर सेटिंग ही हुई जा रही है। ओके गाय, थैंक यू। तो 50 यूनिट आपने बेच दिए 120 के, 17% जब इस पे लग जाएगा तो इसका नाम सेल नहीं रहेगा, इसका नाम क्या बन जाएगा? आउटपुट। तो ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया ये क्या है? परचेज। स्काई ब्लू में हाईलाइट किया ये क्या है? लेकिन अगर इनके ऊपर 17% लगा देंगे तो इनका नाम इनपुट। और क्या आपको पता है कि परचेज कैश पे भी हो सकती है, क्रेडिट पे भी हो सकती है, पैसे दे के भी हो सकती है, उधार पे भी हो सकती है। क्या आपको पता है कि परचेज की हुई चीजों में से कुछ बिक भी सकती हैं और कुछ अनबिक भी हो सकती हैं? जो चीजें बिक गई उसे सेल में डालते हैं, जो चीजें पड़ी रह गई उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। 80 में से 50 बिक गई, हमें पहले ही पता था, ऊपर लिखा हुआ था, और 80 में से 30 पड़ी रह गई, ये फिर कभी बिकेंगी, अगले महीने में इसको सेल में डाल देंगे, परेशानी वाली बात नहीं है। 50 में से 80 की परचेज माइनस कर दें, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। परचेज दो किस्म की होती है, ऐसी परचेज जो बिक गई या ऐसी परचेज जिसने अभी बिकना है। परचेज दो किस्म की होती है, कैश या क्रेडिट। परचेज कई किस्म की होती है, परचेज कई किस्म की होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स। और परचेज तो परचेज है ना, उसका तो गिरगट की तरह रंग बदलता है। ओके, शुक्रिया अब्दुल्ला। नाउ कीप एन आई ऑन ईच चाइल्ड ऑफ क्लास। चिल्ड्रन, guys, boys. अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। सो जस्ट कीप एन आई। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी डिटरमिन करना। माशाल्लाह, ये ड्राइंग रूम बना हुआ है हाइब्रिड। अब उधर उठ के गया था, उधर आके बैठ गया, उधर से कोई और आया। अब ये लाल जैकेट वाला पूरी क्लास इसको देख रही है। मैं पूछूंगा। ओके, न्यूमेरिकल का मुंह। फॉर डिटर्मिनिंग अ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अ टैक्सेबल सेल मेड ड्यूरिंग अ मंथ, द पर्सन शेल बी एंटाइटल टू माइनस इनपुट। शुक्र है आज इसने बता दिया, वरना इनपुट तो हम ऐड करते होते थे। कहते हैं पुत्र इनपुट माइनस होया करेगा। अच्छा जी, इनपुट को क्या करना है तुमने? मेहरबानी। इनपुट परचेज को कहते हैं, वैसे इनपुट परचेज को कहते हैं, लेकिन परचेज पे 17% लग जाए तो। परचेज दो किस्म की हो सकती है। परचेज के पैसे हो सकते हैं आपने दे दिए हों, हो सकता है परचेज के पैसे आपने देने हों। दे दिए, देने, हो सकते दे दिए, हो सकते पैसे देने हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर और नॉट यू मेक अ पेमेंट और वेदर और नॉट यू नॉट मेक अ पेमेंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइस ड्यूरिंग द मंथ, इस महीने। फॉर सेल, परचेज हमेशा होती है फॉर सेल। परचेज खाने के लिए नहीं होती, परचेज बेचने के लिए होती है। परचेज इज ऑलवेज फॉर सेल। सेल वो भी आप इनपुट में डाल लें जो हो गई है, यानी कि जो 50 यूनिट बिकी हैं उनकी भी परचेज नीचे माइनस कर सकते हैं, और जो टू बी मेड सेल है उसको भी माइनस कर सकते हैं। तो ये परचेज की दो क्लासिफिकेशन बता रहा है। एक परचेज की क्लासिफिकेशन क्या है? पेड। और दूसरी क्लासिफिकेशन परचेज वाली चीजों की सेल मेड और परचेज वालों की सेल टू बी मेड बाय हिम। तो इनको माइनस कर सकते हैं 50 यूनिट्स का भी और 30 यूनिट्स का भी, सबका, चाहे कैश पे खरीदे हो चाहे उधार पे खरीदे हो। अच्छा, ये जरा देख लें, इनपुट को ना आपने आउटपुट में से माइनस करना है, ये ना पता चले किसी और से माइनस किया हो। तो कहते हैं इनपुट को ना
आउटपुट में से माइनस करना है। हा हा हा। डेट इज ड्यू इन द मंथ, जो कि पेएबल है। आउटपुट डेट इज पेएबल इन द मंथ, जो भी आपका आउटपुट पेएबल बनता है। आउटपुट में से कैसे निकलता है? जितनी गाड़ियां डिस्पैच हों उसकी सेल से आउटपुट निकलता है। मैंने तो मेरे ख्याल से यही पढ़ाया था। तो आउटपुट निकलता है जितनी गाड़ियां डिस्पैच हो जाए उसकी सेल से। तो ये जरा हाईलाइट कर लें, इनपुट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट दैट इज ड्यू इन द मंथ। जी 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 जी, नहीं, ओके। ये क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ फर्दर टैक्स। लिखें 3% को आउटपुट में नहीं डालना, एंड पर निकालना है। 3% को आउटपुट में नहीं डालना। आउटपुट में डालते थे हम टॉप पे या एंड पे ऐड करते थे? हाँ, 3% को आउटपुट में नहीं डालना बल्कि एंड पर ऐड करना है। 3% को आउटपुट में नहीं डालना बल्कि एंड पर ऐड करना है। ये मतलब है इसका, एक्सक्लूडिंग फर्दर टैक्स। असल में शायद इसके पीछे भी कोई वजह है। अच्छा, वजह शायद ये है, दोनों इकट्ठे बैठ गए हैं। वजह शायद ये है कि अगर आप आउटपुट पे 3% इधर और लगा देंगे ना तो फिर आउटपुट की फिगर बढ़ जाएगी। आउटपुट की फिगर बढ़ने से 90% की रिस्ट्रिक्शन में टैक्स पेयर को फायदा हो जाएगा। तो शायद इस वजह से उसने मना किया, लेकिन इस बात को मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं थी मुझे। बस सादा सी बात, आपने 3% को नीचे ऐड कर रहे हैं एंड पे, आउटपुट के साथ नहीं डालना। ये तो भाईजान पढ़ पढ़ के हम थक चुके हैं। ये वाली लाइन बता दें आप क्या है? नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं है ये, नहीं वो भी नहीं है। वो तो 90% रिस्ट्रिक्शन का लफ्ज़ लिखा होता है उधर। ये क्लास में आना जाना ना किया करें। हाँ, भूली हुई परचेज अगले 6 महीने भी रिकॉर्ड हो जाए, 6 महीने भी याद आ जाए तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मार्च का भूला हुआ अगर सितंबर में घर आ जाए तो उसको डांटना नहीं, लेकिन अगर मार्च का भूला हुआ अक्टूबर में घर आ जाए तो उसको डंडे सोटे मारेंगे। अच्छा जी, अ पर्सन हैज नॉट रिकॉर्डेड परचेज इन द मंथ ऑफ मार्च। एक बंदे ने मार्च के महीने में परचेज रिकॉर्ड नहीं की, निस्यान की बीमारी, भूलने की बीमारी थी। व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल? इसी लफ्ज के साथ पेपर में सवाल आता है, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल? बेचारा क्या करे? टीका लगवा ले, पोलियो के टीके लगवा ले, कुत्ते ने काटा उसके टीके लगवा ले। व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल? सॉरी, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल? इसके पास रेमेडी क्या है? अप्रैल में माइनस कर ले, नहीं है तो मई में कर ले, नहीं है तो जून में कर ले, नहीं है तो जुलाई में कर ले, नहीं है तो अगस्त में कर ले, ज्यादा ही है तो सितंबर में कर ले, लेकिन सितंबर के बाद नहीं। इट इज द लास्ट मंथ बाय विच, इन विच नहीं, बाय विच, इन विच नहीं, बाय विच तक, सितंबर में या सितंबर तक, सितंबर तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। लिखें, भूली हुई परचेज सितंबर तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। मार्च की भूली हुई, पता चले यही लफ्ज याद होगा सितंबर पेपर में। मार्च की भूली हुई परचेज सितंबर तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। मार्च की भूली हुई परचेज सितंबर तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी दिन इतवार को थोड़ा टाइम निकालें ना, कुछ हल्का फुल्का। अब तो छोड़ देना आप ये आप करीब वाले कसूर शेखुपुरा गुजरा वाला, ये लोग भी अपने घर वालों को बता दे, सॉरी भाई अब मिलने आने आपने तो मेरे से मिलने आ जाइएगा, लेकिन अब सॉरी हम नहीं आ सकते। और ये मैं बता रहा हूं आपको, अच्छा अब पढ़ लें। ये 2 नंबर का पेपर में ये डेट लाइन जो है ना, 2 नंबर का अक्सर सवाल आता है पेपर में। न्यूमेरिकल्स में तो भरमार लगी होती है इसकी। वेयर अ बंदा डिड नॉट डिडक्ट इनपुट होती है परचेज का 17। अगर कोई बंदा परचेज रिकॉर्ड करना भूल जावे विद इन द उस महीना, उसी महीने में, मार्च में, ही में शी में भी हो सकता है। अच्छा, ही में क्लेम सच टैक्स इन द रिटर्न फॉर एनी ऑफ द, जब ये नहीं कि मार्च का बुलाओ अप्रैल में आ जाए तो चपेड़े मारो, नहीं सितंबर में आना, जब मर्जी आपको याद आवे, याद तो याद है। He may claim such tax in the return of any of the 6 succeeding tax periods. Succeeding अगले टैक्स मंथ, जिस भी महीने में आपको याद आ जाए आप उसे रिकॉर्ड कर लें। लेकिन ये ना हो कि 1980 की परचेज आपको 2008 में याद आ रही हो। अब तो 6 महीने नहीं 6 साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं, बहुत देर कर दी। मेहरबान है आपके साथ वाला, ओके।
अच्छा जी, अगला सेक्शन जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सबसेक्शन 2 है ये भी पेपर में बहुत ज्यादा आता है, और ये कल जो आपने होमवर्क में न्यूमेरिकल किया था उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट था, क्लेवर के अंकल वाला। तो पता है ना, क्लेवर के अंकल के नाम का बिल बन गया था। क्लेवर के नाम का बिल होना चाहिए या क्लेवर के अंकल के नाम का? क्लेवर के नाम का बिल होना चाहिए या क्लेवर के अंकल के नाम का? तो क्लेवर के अंकल के नाम की परचेज थी, तो उसे परचेज में आपने पढ़ा रहने दिया था या निकाल दिया था? पढ़ा हुआ था, वैसे वो लिखा हुआ था परचेज में, इंक्लूड था, उसे परचेज में से निकाल दिया था। यस, यू आर वेरी क्लेवर। नहीं, आपको नहीं कह रहा था। इन केस ऑफ परचेज, इन केस ऑफ इंपोर्ट, इन केस ऑफ गुड्स परचेज इन ऑक्शन। परचेजेस भाई 3 किस्म की होती हैं। आज परचेजेस की जान ले लें। परचेजेस 2 कैश क्रेडिट भी होती हैं, और परचेजेस सेल मेड और टू बी मेड भी होती हैं, और परचेजेस परचेज भी होती हैं, इंपोर्ट भी होती हैं, और परचेज इन नीलामी भी होती हैं। अगर आपने परचेज की है जनरल टायर से टायर, अगर आपने परचेज की है लोकल, इंपोर्टेड की बात नहीं कर रहा, अगर आपने लोकल परचेज की है तो आपके पास उसका बिल होना चाहिए। होल्ड्स, होल्ड्स का मतलब ये होता है कि आपके पास उस चीज का बिल पड़ा हो। आपके पास उस चीज का क्या पड़ा हो? यू शुड होल्ड। ये बिल है ना, यू शुड होल्ड, आपके हाथ में होना चाहिए। अभी ऐसा ना हो कि रास्ते में हो। यू शुड होल्ड दिस बिल। ही होल्ड्स अ टैक्स इनवॉइस। और अगर आपने जो है वो चीजें नीलामी में नहीं खरीदी बल्कि इंपोर्ट की है इंजन, तो यू शुड होल्ड गुड्स डिक्लेरेशन। आपके हाथ में क्या होना चाहिए? गुड डिक्लेरेशन। तो इंपोर्ट के केस में आपके हाथ में गुड डिक्लेरेशन, और ऑक्शन के केस में, नीलामी के केस में आपके हाथ में नहीं, वो चलान नहीं जो आपका होता है, ये ट्रेजरी चालान टाइप नाम है इसका। तो ये 3 चीजें अगर आप होल्ड करेंगे मूंछों को ताव देके, तो फिर ऐसी सूरत में ये तीनों परचेजेस रिकॉर्ड करने की इजाजत है। इनको जेन्युइन परचेज समझा जाएगा, जाली परचेज, जेन्युइन परचेज, जैसे आपका दोस्त जेन्युइन बातें करता है। आगे, ही होल्ड्स अ परचेज इनवॉइस। आपके पास होनी चाहिए परचेज इनवॉइस। फौरन दोस्त से शुरू हो जाते हैं बातें करना। ये तो बस कर देना यार, ये कैंची लाओ, ये मूंछों को ताव, कैंची यार, एक कैंची लेके आओ, शेवर ले आओ एक। ही होल्ड्स अ परचेज इनवॉइस। उसके पास एक परचेज इनवॉइस होनी चाहिए। अच्छा, पहले ना बी और सी कर लें, फिर ए चाचा जी भी कर लेते हैं हम। बी, अगर गुड्स डिक्लेरेशन का ना मुश्किल सा नाम है बिल ऑफ एंट्री। अगर आपने चीजें इंपोर्ट की हैं तो इंजन का गुड डिक्लेरेशन आपके नाम का होना चाहिए, और इस पे आपका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए। ये 2 बातें चेक करेगा ये। एक आपका नाम होना चाहिए बिल के ऊपर, बिल तो नहीं, गुड डिक्लेरेशन इसे कहना ज्यादा बेहतर है, और एक आपका सेल्स टैक्स का नंबर लिखा होना चाहिए। एंड इट शुड बी प्रॉपरली क्लियर्ड, और ये क्लियर भी होना चाहिए किससे? कस्टम अथॉरिटी से। अगर ये 3 बातें पाई जा रही हैं तो आपकी परचेज जेन्युइन जाली, जेन्युइन जाली, जेन्युइन, जेन्युइन क्या कहते हैं उर्दू में? ओके। इन केस ऑफ गुड्स परचेज इन नीलामी, अगर आप नीलामी में चीजें खरीदते हैं जाके, थोड़े से शीशे ले लो, थोड़े से लोहा ले लो, इस तरह की बातें लग रही हैं, तो नीलामी में आपने जाके चीजें खरीदी, तो यू शुड होल्ड अ ट्रेजरी चालान। इस पे नंबर 1 आपका नाम लिखवाना चाहिए, और आपका, और शोइंग पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, और इसमें सेल्स टैक्स की पेमेंट भी शो होनी चाहिए। वैसे ये बात इससे ऊपर भी लिखनी चाहिए थी, शोइंग पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स नहीं लिखी, चलो खैर है। ओके, नहीं, नीलामी से वो तो अगला बंदा नीलाम करे, आप तो चीजें परचेज कर रहे हैं। तो हमने कहा था बिजनेस बंद करते हुए भी कोई एक्टिविटी हो रही हो तो डेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल। नहीं, परचेज इन ऑक्शन का मतलब है कहीं चीजें ज्यादा बिग क्वांटिटी में, कोई दफ्तर बंद हो रहा है तो वहां से आप चीजें खरीदने जा रहे हैं, तो नीलामी हो रही है चीजों की सस्ते दामों। अच्छा जी, जनरल टायर को हम रिक्वेस्ट करेंगे, जनरल टायर, मैं तुमसे टायर खरीदने आया हूं। जनरल टायर से जब मैं टायर खरीदूंगा तो जनरल टायर मुझे बिल पकड़ाएगा, वो बिल मैं होल्ड करूंगा। होंडा कहती है, और सॉरी हुकूमत कहती है जनरल टायर को कहो होंडा तुम्हारा नाम लिखे। होंडा का क्या आ जाए? ही होल्ड्स अ टैक्स इनवॉइस। होंडा परचेज तो होंडा की है ना, होंडा होल्ड्स अ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस से मुराद है परचेज इनवॉइस। होंडा आपने होल्ड करनी है परचेज इनवॉइस। इसमें होंडा का क्या लिखा होना चाहिए? नाम। और होंडा का इन रिस्पेक्ट ऑफ सच परचेज। यार ये सप्लाई ना जहां परचेज के मानी में है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच परचेज। तो जनरल टायर को हम रिक्वेस्ट पहले क्या करें? हमारा नाम लिखो, हमारा होंडा बड़ा बड़ा करके होंडा लिखो हमारे बिल के ऊपर। दूसरा, जैसे अक्सर दुकानदार बिल बनाते हुए आपका पूछ लेते हैं सर आपका नाम, आप थोड़े से होते हैं सर यार सर, तो इस तरह दुकानदार पूछ लेते हैं सर आपका नाम। अच्छा, तो ही होल्ड्स अ परचेज इनवॉइस बियरिंग हिज नेम एंड बियरिंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच परचेज। यहां पे ये बात मुकम्मल हो गई है। अगली बात बिल्कुल नई है, ये और से आगे अगली बात बिल्कुल नई है। अगर आपने बिजली या गैस का मीटर लगवाया हुआ ना, तो फिर आप बिजली परचेज कर रहे होंगे। बिल पे फिर मेरे ख्याल से एक चीज़ होनी चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और दूसरा आपका एड्रेस होना चाहिए। नाम शायद लिखा ही होता है बिल पे, इसलिए उसने नहीं कहा।
तो बिल पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए और आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए। ये दो बातें हैं अगर आप बिजली या गैस बाय करें। तो जब मीटर लगवाने जाएं वापडा वालों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता दें और वापडा वालों को ये बता दें कि यार मेरा एड्रेस भी इस बिल पे लिख दिया करो। तो अब जो बिल आपके पास आएगा वो आपकी जेन्युइन परचेज है। और कल के सवाल में हमने परचेज को रिकॉर्ड किया था, बिजली के बिलों की परचेज वगैरह। ओके, ये उर्दू पढ़ें, समझ आ रही है? जो होंडा परचेज नहीं, जो परचेज होंडा। जो परचेज होंडा ने अपनी रिटर्न में डाली है, जो परचेज होंडा ने अपनी, अगर वो सेल जनरल टायर अपनी रिटर्न में ना शो करे या होंडा जनरल टायर को टैक्स दे, ये पकड़ 1,17,000 और जनरल टायर आगे गवर्नमेंट को जमा, तो इन दो जराइम के करने वाला जनरल टायर सजा मिलेगी सोहबत में बैठने वाले होंडा को। तो होंडा इस परचेज को रिकॉर्ड, इसका मतलब है आज के बाद होंडा जो है वो जनरल टायर को रिक्वेस्ट किया करेगा कि भाईजान ये पकड़ो 1,17,000 और अपनी सेल में डालो, खुदा के लिए अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाओ। जब तक तुम अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाओगे तब तक मेरी परचेज रिकॉर्ड नहीं होगी। और खुदा के लिए जो 1,17,000 में 17,000 मैंने तुमको दिया, ये गवर्नमेंट के खजाने में जाके जमा करवा दो, वरना जो तुम्हारी सेल है वो मेरी परचेज है, तो मेरे साथ गवर्नमेंट ने बड़ा जुल्म करना है और मुझे परचेज रिकॉर्ड नहीं करने देनी। तो होंडा एजेंट बन गया यहां गवर्नमेंट का, और होंडा एजेंट बन के जनरल टायर की मिन्नतें करेगा जाके, खुदा के लिए मेरे से जो 17,000 लिए हैं गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा देना, और खुदा के लिए इस चीज को मैं अपनी रिटर्न में परचेज में डालने लगा हूं। सिस्टम वेरीफाई करके देखेगा कि किसी ने सेल में डाला या नहीं, तो जब सिस्टम ओके सिग्नल देगा तब मेरी परचेज रिकॉर्ड होगी। तो ये मेरे ऊपर एक एहसान कर दो। नंबर 1 मैं परचेज में डालने जा रहा हूं, तुम अपनी सेल में डाल लो। नंबर 2 ये टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में। इस सारे के बाद जो बिल आपके हाथ में पकड़ा होगा ना, उस बिल की परचेज पे आपको 17% लगाने की जरूरत है। इस सारे कंडीशंस पूरी होने के बाद जो बिल आपके हाथ में है ना, वो फिर जेन्युइन आपका बिल है परचेज का। If the general tire has not shown, if the general tire has not shown such sale, sachi muchi sale, if the general tire has not shown such sale in his return, or general tire has not paid the tax due as indicated in his return, then input cannot be recorded. Then input cannot be recorded by Honda. फिक्रे को 2 दफा पढ़ लें, घर जाके समझ ना आए तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। सॉरी, क्या हो सकता है वापस? वो तो परचेज रिटर्न में तो हो ही जाएंगे ना, उसमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर परचेज एक दफा कर ली है तो फिर तो उसको जमा कराना पड़ेगा। दोबारा पढ़ें बबलू रे बबलू। इफ द जनरल टायर हैज नॉट शोन सच परचेज, यानी उसके लिए तो सेल है, सच सेल इन हिज रिटर्न। जनरल टायर अपनी रिटर्न में ये सेल ना डाले, या डाले तो सही बट नॉट पेड द टैक्स, तो देन इनपुट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय होंडा। होंडा इस इनपुट को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्लियर? ओके, सेक्शन 8 पे आए। अब ये इसके 5-6 पॉइंट हम पढ़ के ना न्यूमेरिकल शुरू करने लगे हैं। ए बी सी सी ए सी ए ए, ओए क्या क्या क्वालिफिकेशंस आ गई हैं मार्केट में। ए बी सी सी ए डी ई एफ जी। साथ वाले मोहतरम को कहें तरम, नहीं मोहतरम, मुतवज्जे हो जाएं। आज मैं आपको जिंदगी में पहली दफा एग्जेम्प्ट सेल की रियल लाइफ एग्जांपल्स देने लगा हूं। मैंने गप मारी थी कि गवर्नमेंट को टैंक बेचे वो एग्जेम्प्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है लॉ में। आज हम सही वाली एग्जांपल करने लगे एग्जेम्प्ट सेल की। भाईजान महंगा बेचना एग्जेम्प्ट है, बकरे बेचना एग्जेम्प्ट है, बकरे बेचना एग्जेम्प्ट सेल है।
आप ऐसा नहीं होगा कि मंडी के अंदर जाएंगे, ऐलान लग रहा हो लाख वाला बकरा 1,17,000 में, लाख वाला बकरा 1,17,000 में, 10 लाख वाली गाय 11,70,000 में, इस तरह आवाज नहीं लग रही होंगी मंडी में। तो मंडी में सेल्स टैक्स नहीं लगता। इसी तरह आप होली कुरान अगर बेचे कोई दुकानदार, तो उसकी भी ये सेल एग्जेम्प्ट सेल होगी। क्या होगी? तो बकरा बेचना, दैट इज अ लाइव एनिमल। इसी तरह आने वाले दिनों में पता नहीं शायद एक रोटी भी लिखी हो और दालें भी लिखी हों, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं हमारे लॉ में जिन पे हुकूमत ने टैक्स माफ किया हुआ है। तो अब सवाल यह है कि होंडा एटलस कार 3 काम कर रही है। होंडा एटलस कार ये वर्किंग 2 है ना, वर्किंग 2 है ना, टैक्सेबल सेल, जीरो रेट सेल और एग्जाम्प्ट सेल, वर्किंग 2 है ना। फील कर रहे हैं या कराऊं? मैंने फिर कराना है तो फिर अच्छा, तो वर्किंग 2 टाइप चीज है ना, टैक्सेबल सेल, जीरो रेट सेल, एग्जाम्प्ट सेल। समझ लो, उसको मुराकबे से उठाओ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अपने आप से बातें की थी कल, आप लोगों को कहा था मैंने कि जरा रुक जाइएगा, जिंदगी की दौड़ से रुक के 5 मिनट अकेले में बैठिएगा जरा, मुंह दीवार की तरफ करके, और सोचिएगा मैं क्या आया था और क्या क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में, किधर जा रहा हूँ, क्या कैसे अपने फ्यूचर के साथ खेल रहा हूँ। ये मुराकबा रोजाना किया करें 4-5 मिनट। ओके, अब मोहतरम सवाल यह है कि क्या होंडा की सारी सेल एग्जेम्प्ट हैं या होंडा ने कोई ऐसी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दी जो एग्जेम्प्ट हैं? ताज कंपनी के कुरान थे, होंडा ने भी कुरान लॉन्च कर दिया, कंपेटिटर आ गया मार्केट में। बकरे जो है वो साईं साहब बेचते थे, बाबा रशीद बेचते थे, बकरे जो है वो होंडा ने कहा इस दफा ईद पे हमारे बकरे लो जी। तो ऐसी सूरत के अंदर ऐसी सूरत में होंडा वाले अगर बकरे की रस्सी पर टैक्स पे करके आए हैं तो इसका मतलब है वो इनका इनपुट डेड हो जाएगा, वो इनका इनपुट डेड हो जाएगा। और होली कुरान बेचने वाला ने जो कागज खरीदा है उस कागज का इनपुट इसका डेड हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि होली कुरान एग्जेम्प्ट सेल है। एग्जेम्प्ट सेल वाले का इनपुट वर्किंग 3(2) बताती है कि डेड हो जाता है। तो एग्जेम्प्ट सेल वाले का इनपुट क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जेम्प्ट सेल वाला परेशान हो जाए कि मैंने 200 रुपए के कागज खरीदे, उस पर 34 रुपए पे किया, तो अब 234 रुपए पे किए तो 34 रुपए मेरे डेड हो गए, तो अब मैं क्या करूं? IS2 इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड है, FR1 में, पता नहीं है या नहीं, वो ये कहता है कि आप प्रोडक्ट की कॉस्ट 234 रिकॉर्ड कर लो, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को एसेट की कॉस्ट में डाल दो, तो जो 234 रुपए का आप कुरान डेबिट कर लो किताबों में। अब आपकी मर्जी है 300 का बेचो, 400 का बेचो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपने 300 का बेचना है तो 300 जमा 51 का बेचो, इसकी इजाजत नहीं है। आपकी मर्जी है 300 का बेचो, 400 का बेचो, 600 का बेचो, 1000 का बेचो, लेकिन बिल पे आपने आप क्या नहीं लगाना? सेल्स टैक्स नहीं लगाना, सेल्स टैक्स नहीं लगाना। तो एग्जेम्प्ट सेल वाले को नुकसान क्या होता है? इसका इनपुट क्या हो जाता है? डेड। लेकिन शायद हमारी नजर में नुकसान है, दुकानदार तो इतना अकलमंद होगा कि ये पैसे किसी और पे डाल के कुछ ना कुछ बिल में नहीं डाल सकेगा, लेकिन प्राइस चीज की बढ़ा दे, वो कौन पूछने वाला है उसको। ओके, नेक्स्ट। कुछ ना प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्ट होती हैं, कुछ पर्सन्स की सेल एग्जेम्प्ट होती है। कॉटेज इंडस्ट्री सेलिंग कारपेट्स, इसकी अब सेल टैक्सेबल जीरो रेट और एग्जेम्प्ट नहीं होगी, इसकी सिर्फ एक ही सेल होगी, ये सोलली एग्जेम्प्ट सेल कर रहा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल कर रहा होगा? क्योंकि ही इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो याद रखिएगा, कुछ बंदों की सेल एग्जेम्प्ट होती है और कुछ चीजों की सेल एग्जेम्प्ट होती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताने चाहिए। नंबर 1 क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ चीजों की सेल एग्जेम्प्ट होती है, अगर वो रजिस्टर्ड बंदा भी बेचे तो वो एग्जेम्प्ट सेल होगी, और कुछ बंदों की सेल एग्जेम्प्ट होती है। छोटे मैन्युफैक्चरर अगर चीजें बेचें तो उनको एक नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि कारपेट बेचने के लिए जो धागा खरीदना पड़ा था उसकी परचेज उनकी डेड हो जाती है। लेकिन कोई नहीं, कारपेट महंगा करके बेच लें, वो कारपेट तो 10,000 वाला 11,700 में नहीं बेच सकते, क्योंकि उनके कारपेट की सेल क्या है? एग्जेम्प्ट है। चलें जी, नोट करें। कुछ प्रोडक्ट्स की सेल एग्जेम्प्ट है और कुछ पर्संस की। ये सेक्शन 8 में ना पहला पॉइंट है।
सन डे को धूप सेकते हैं आप, सन सेकते हैं। अब तो दिन बड़े कम रह गए हैं, कुछ चीज़ें मैनेज करें, घर पार्सल करवा दिया करें कपड़े। हाँ हाँ, कॉटन इंडस्ट्री में बाद में दिखाऊंगा, मेरी मर्जी। और चीज़ें भी, हाँ, कुकड़ी भी, एवरीथिंग। क्लास के बाद आना। अच्छा बोल, क्या बोल रहे हैं, पूछ ना यार, पूछ तो सही। बाहर से मुर्गा इंपोर्ट किया है, किस पर्पस के लिए? लड़वाने के लिए। इस पे ना लगाओ टैक्स, ना लगाएं, लेकिन ये तैयार रहो कि अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा मुर्गों को लड़ाने का। मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत सख्त गुनाह की चीज़ है। मसाइल की क्लास बाद में होगी। अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री सेलिंग कारपेट्स, कॉटेज इंडस्ट्री कारपेट्स बेच रही है। कॉटेज इंडस्ट्री सेल इज एग्जाम्ड, कॉटेज इंडस्ट्री की सेल एग्जाम्ड है। एग्जाम्ड से पहले मैंने IS इज डाल दिया। मोहतरम, सेक्शन 21 की तरह एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया चैप्टर में जिससे न्यूमेरिकल बनते हैं। परचेज नॉट अलाउड, उधर सेक्शन था टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, और यहां सेक्शन आ गया परचेज नॉट अलाउड। ये परचेजेस लॉ मेकर की नजर में सब पता नहीं जाली हैं या क्या हैं, ये परचेजेस डेड हो जाएंगी। ऊपर से मिला के पढ़ें। बिजनेस के चैप्टर में ना पहुंचे, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। इधर से अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट ऑन, परचेजेस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, let us simplify it with the help of a beautiful example being given to beautiful people. अच्छा, गुड्स में कर लें कागज, गुड्स में कर लें कागज, यूज्ड इन एग्जेम्प्ट सेल ऑफ कुरान, कागज यूज्ड इन एग्जेम्प्ट सेल ऑफ कुरान। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कागज का इनपुट डेड हो जाएगा। कागज यूज्ड, इसको भी कर देते ना हाईलाइट, कागज यूज्ड इन एग्जेम्प्ट सेल ऑफ कुरान। ये असल में ना पेज 474 पे जो हमारा मशहूर ज़माना न्यूमेरिकल है, जिसमें हम आ जाते होते हैं, जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया था, तो उस मशहूर ज़माना न्यूमेरिकल में ना ये शायद कोई समझ लें कि होंडा ने ये गवर्नमेंट को सेल नहीं की, ये होंडा ने जो है वो कुरान सेल की हैं। तो कुरान 300 के सेल की हैं, उसका कागज़ का इनपुट डेड हुआ है, तो ये 82 की बात कर रहा है। तो लिखें पेज 474 पर 82 की फिगर, मिसाल इसकी, मुंह से बूठा निकालो, कोई रिकॉर्डिंग वाली क्लास है ये तो, सॉरी भाई। अच्छा, तो खैर है, जान दो, हो सकता है ऑनलाइन वो, सॉरी, कोई भी नहीं करता होगा। अच्छा, आप बता दें जी क्या करना है। पेज 474 पर ₹82, ये तो मशहूर जमाना लाइन वो एक डाल देता होता है, एनी अदर गुड्स स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा जी, आपने कोई हार्मफुल चीजें खरीदी, हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर आप पे करेंगे एक्स्ट्रा टैक्स। फर्दर नहीं होता ये, इसका नाम क्या होता है? एक्स्ट्रा टैक्स। आपने हार्मफुल चीजें खरीदी, इस पे करेंगे आप एक्स्ट्रा टैक्स। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें से 17 सिर्फ आपको अलाउ होगा। हुकूमत आपको बुरे तरीके से मार रही है, कहती है 4% ज्यादा पे भी करो, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो 21% माइनस करने के बजाय हम आपको सिर्फ कितना माइनस करने देंगे? तो मेरे ख्याल से जो एक्स्ट्रा है वो डिस अलाउ हो जाएगा, वो माइनस करने की इजाजत नहीं। तो अलाउ कितना होगा? 70, और 4 डिस अलाउ हो जाएगा। न्यूमेरिकल के फेस पर कितना डालेंगे? 17 या 17 जमा 4। तो हार्मफुल गुड्स खरीदते हुए एक्स्ट्रा टैक्स अगर आप पे करें तो वो डिस अलाउ हो जाएगा। दुकानदार को 121 पे करके आएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए 21 की बजाय 17 माइनस करेंगे। बहुत लंबी बात होगी, मादरत। बबलू कैसी जा रही है पढ़ाई? पूछें जरा उससे। ये आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, यानी 2 घंटे अभी वाला काम करते हैं और 2 घंटे दूसरा सब्जेक्ट, 2 घंटे तीसरा सब्जेक्ट, 6 घंटे लगाने के बाद बाकी आधा घंटा पीछे से टॉपिक रिवाइज करना शुरू कर दिया है।
पीछे से रिवाइज करने का तरीका बस ये होता है कि आप इस चैप्टर को रीड आउट कर लें, बस रीड आउट कर लें, याद तो शायद ना आप कर सकें, रीड आउट करके उसकी मेन मेन बातें याद आ जाती हैं। ओके, ये बहुत आई रियली अप्रिशिएट। पॉइंट सी, वालिदैन का एहसास कर लिया करें, आपसे कितनी उम्मीदें बांधी हुई हैं। सोचो, मैंने सपूत को सीए में डाला हुआ है। द गुड्स ऑन विच एक्स्ट्रा टैक्सेस पेड इन एडिशन टू, ये थोड़ी सी इंग्लिश कंफ्यूजिंग सी है, इससे कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद सारा ही डेड है, तो थोड़ी सी इंग्लिश अजीब सी है, इसलिए आप लिख लें सिर्फ एक्स्ट्रा वाला टैक्स डेड होगा। यार ये दुल्हा बैठ जाएं या अच्छा 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 अच्छा, क्या प्लान्स हैं कल के? सोने के? यार हाथ हो गई। द गुड्स ऑन विच एक्स्ट्रा टैक्सेस पेड इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स। सर मैंने सुना था आज आपको बुला रहे थे कि आ जाए शाम को, तो आप लोगों ने लिफ्ट नहीं कराई। अच्छा, हम अपना वाला शेड्यूल बुध को कर देते हैं, कुछ बच्चों ने ज़रा रिक्वेस्ट की थी कि बुध को कर दें, तो अगली एक्स्ट्रा क्लास इंशाल्लाह बुध को होगी, जो ऑनलाइन में जो रात को अपलोड होती है। अच्छा जी, अच्छा यार आप चुप कर जाओ, मुझे सीए कराने दो। सीए, ये तो हम अभी पढ़ाए हैं। द टायर ऑन विच सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय जनरल टायर, ये तो अभी ऊपर वही पढ़ के आए हैं। ऐसा टायर जिसका टैक्स हमने जमा करवा दिया लेकिन हुकूमत के खजाने में अभी तक नहीं पहुंचा। ऐसा टायर का टैक्स जो हमने जमा करवा दिया लेकिन बबलू शहबाज शरीफ के खजाने में अभी तक नहीं पहुंचा। ये तो कल न्यूमेरिकल में किया था, सीए का एडवांस लेवल है, CAA, परचेजेस फॉर विच अ मसला इज इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट। इसका उर्दू में मतलब लिखें, क्रेस्ट तो कंप्यूटर सिस्टम होता है FBR का, तो लिखें बात वही वाली जो लिखवा रहा हूं जो पहले लिखवाई है। होंडा ने परचेज में रिकॉर्ड कर दिए, जनरल टायर में सेल ने रिकॉर्ड, जनरल टायर ने सेल में रिकॉर्ड नहीं किया। होंडा ने परचेज रिकॉर्ड कर दिए, जनरल टायर ने सेल रिकॉर्ड नहीं की। ये मसला कैसे आइडेंटिफाई होगा? ये हाँ, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है बोर्ड का जो ये मसला पकड़ लेगा कि अगर तुम दावा कर रहे हो कि तुम्हारी परचेज है तो फिर जनरल टायर भी माने कि ये उसकी सेल है। अगेन वही बात, परचेज फॉर विच इनपुट इज नॉट वेरीफेबल इन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में कोई भी नहीं मान रहा कि मैंने चीजें बेची हैं। उर्दू में लिखें, दूसरे बुलेट का मतलब, होंडा ने परचेज रिकॉर्ड कर दी, पूरे पाकिस्तान में कोई माइका लाल नहीं मान रहा कि ये उसकी सेल है। होंडा ने परचेज रिकॉर्ड कर दी, कुछ नहीं लिख लें आप भी, होंडा ने परचेज रिकॉर्ड कर दी लेकिन पूरे पाकिस्तान में कोई भी माइका लाल नहीं मान रहा कि ये उसकी सेल है। माइका लाल देख ले, लिखने नहीं लिखना, इट्स अप टू यू, यू कैन स्किप दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो पूरे पाकिस्तान में कोई माइका लाल नहीं मान रहा कि ये मेरी सेल है। अब FBR वाले टैक्स पेयर के सामने खड़े होके पूछेंगे, बोलो, ये शाउट कर रहे हैं, बोलो ये किसकी सेल है, बोलो 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 ये किसकी सेल है? तुम कह रहे हो तुम्हारी परचेज है। थोड़ी देर बाद हमें टैक्स पेयर इधर नजर आया। अच्छा, जब इसे थ्योरी का सवाल आता है ना तो आप सारे बच्चे पहले ये वाला पॉइंट लिखाते हैं, चलो 1 नंबर तो मिल गया। 2 नंबर अगर आप बिल बनाएं परचेज का तो कैसी सूरत में, 2 नंबर अगर आप बिल बनाएं परचेज का तो ऐसी सूरत में नॉट अलाउड होगा। एक दफा, चलो रिकॉर्डिंग खैर है। पॉइंट नंबर ई, रिकॉर्डिंग बंद करके बता दूंगा, पॉज कर दो, ऑनलाइन वालों को उधर कर लेंगे ना जूम मीटिंग। पॉइंट नंबर ई, ये आगे पता चलेगा। पॉइंट नंबर ई, परचेज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, और फिर लाखों में एक ही नेक बंदा होता है। परचेज जो आप लोग बन सकते हैं, परचेज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय बोर्ड। परचेज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय बोर्ड। मिसाल के तौर पर
रॉयल फैन का ऑडिट शुरू हुआ और रॉयल फैन ने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया, तो बस आउटपुट आउटपुट ही है, इनका इनपुट कोई नहीं होगा। तो किस जुर्म की सजा है? रॉयल फैन रिफ्यूज्ड टू शो रिकॉर्ड्स। रॉयल फैन रिफ्यूज टू शो रिकॉर्ड्स। रॉयल फैन ने रिकॉर्ड्स दिखाने से इनकार कर दिया। जो बंदा रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे उसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? सेल इंटू 17%, बस माइनस करेंगे परचेज इंटू 17%। हाउ डेयर यू टू वॉच द टाइम। यार ये घड़ी उतारो, घड़ी उतारो, इसके सर में मारनी है मैंने। घड़ी उतारो, उतारो अबू बकर, घड़ी उतारो। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये अच्छी ओके। जी रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, सेल कैसे पता चलेगी? उसके कई तरीके होते हैं। बैंक स्टेटमेंट से अक्सर पता चल जाता है कि कितने पैसे आ रहे हैं। जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो अंदाजा लगाना ही पड़ेगा। ओके, ये नहीं लगेगी घड़ी, और बड़ी अच्छी चीज है, नीचे ही रख दो इसको, फारा करो। ये ना मोबाइल, घड़ी, वॉच, इसकी कैद से बाहर निकल के बैठा करें पढ़ने। परचेजेस, अच्छा ये पॉइंट ई इज रेपिटेशन। पॉइंट ई एक रेपिटेशन है, सॉरी एफ, पहले ही पढ़ लें। परचेज मेड बाय अ पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय बोर्ड। लगा दो यार, मैंने भी टाइम देखना होता है। गुड्स, ये पॉइंट एफ इज लाइक पॉइंट ए, पता नहीं क्यों दोबारा डाला हुआ इसने। पॉइंट ए, कागज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सेल। नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सेल का क्या मतलब है? एग्जेम्प्ट सेल, एग्जेम्प्ट सेल ऑफ कुरान। कागज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सेल मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। अबू आप क्या करते हैं? बेटा मैं होंडा का ओनर हूं। ओह अबू, अच्छा मैं खुशकिस्मत। अच्छा अबू आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा टायर खरीदने जा रहा हूं। अबू एक मेरे लिए भी, डंडे के साथ खेलना है ये चीज। अबू एक मेरे लिए भी। आप होंडा का ओनर जो है वो 6 टायर खरीद के लाया, 5 ऐसी गाड़ी में लगा दिए जो सरासिफ को बेचनी है अपनी, आप 5 ऐसी गाड़ी में लगा दिए जो सरासिफ को बेचनी है, और 6 अपने मुन्ने के लिए। दिस परचेज इज एक्वायर्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। ये पर्सनल कंजम्पशन है। तो अगर आप चीजें परचेज करके लाएं और बिल में कोई आपके घर की परचेज भी पड़ी हो और बिजनेस की परचेज भी पड़ी हो, तो कौन सी परचेज डेड होगी? घर वाली, बिजनेस वाली? घर वाली। या हो सकता है कि मुन्ना कहे कि मेरे दोस्त के लिए भी ये कर लें अबू, नॉन बिजनेस यूज। फिर ये नॉन बिजनेस पर्सनल नहीं है, फिर ये आपने लोगों को मोहल्ले में टायर हो सकता है बांटें कुछ बच्चों को, ये डंडे से मेरा बेटा भी खेलेगा, तुम भी खेलना, टायर टायर टायर। चलें न्यूमेरिकल शुरू करें। बोलें जहां, बोलो जहां, 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 अब मुझे सोच लेने दो। जहां सेल्स टैक्स वाले, दूसरी क्लास में आहिस्ता, जहां सेल्स टैक्स वाले इनकम टैक्स में जुर्म करने पर सेल्स टैक्स में बुला के मारते हैं, वहां इनकम टैक्स वाले भी सेल्स टैक्स में जुर्म करने पर इनकम टैक्स में बुला के मारेंगे। मारें जी। ओहो, ये तो जनवरी में करना था। पॉइंट क्यू, पेज 132 निकालें, पेज 132। ये तो जनवरी में करना था। अच्छा जी, मिस्टर एक्स हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा।
रिलेटिंग टू हिज बिजनेस। मिस्टर एक्स ने ये डाटा आपको प्रोवाइड किया है अपने बिजनेस का। अच्छा वैसे कौन कौन से चैप्टर हमारे रहते हैं? पढ़ा भी है हमने, ये कोई नहीं। ऑडिट भाईजान तेरा रहता होगा, हमारा नहीं रहता। अच्छा 2 दिन तो इस पे लग जाएंगे, 3 दिन इस पे लग जाएंगे। अच्छा 7 दिन इस पे लग जाएंगे। दस जमा 7 17, 17 जमा 3 17 जमा 20, 20 जमा 5 चलें जी आगे चलें, सही जा रहा है सवा। तो एक्स्ट्रा क्लास तो इन चैप्टर्स के अलावा ना उसमें न्यूमेरिकल्स होने हैं। ओके पेज नंबर 458। हाँ क्या कह रहे हो? सिलेबस में 31 जनवरी को आपको बता सकूंगा कब खत्म होगा, आई हैव नो आइडिया। अच्छा पेज 458 जी, मादरत। ओके यू वर देयर वेयर आई वाज नॉट, व्हाट यू वर डूइंग देयर। ओके मिस्टर एक्स हैज प्रोवाइडेड, नाम देखो हमने बुने क्या रखा है, मिस्टर एक्स शुगल में हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू हिज बिजनेस। एक्स की सेल 600 मिलियन, कितनी सेल? और एक्स के खर्चे 320, उसका प्रॉफिट 280। एक्स ने, ये हम इनकम टैक्स में आ गए हैं, एक्स ने 480 मिलियन की सेल की है रजिस्टर्ड लोगों को, एक्स ने 110 मिलियन की सेल की है मिस्टर ए को जो अनरजिस्टर्ड है, और एक्स ने 10 मिलियन की सेल की है मिस्टर बी को जो अनरजिस्टर्ड है। अब 600 में से 480 की सेल, सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में हम यहां लिखते थे सेल टू रजिस्टर्ड, और 110 जमा 10, दिस सेल इज सेल टू अनरजिस्टर्ड, सेल टू अनरजिस्टर्ड। इधर आती थी सेल टू रजिस्टर्ड, इधर आती थी सेल टू, जिस पे इधर जाके 3% फर्दर लगता था। अगर आप इनकम टैक्स में ऐसी हरकत करने की कोशिश करें कि सेल्स टैक्स वाले अनरजिस्टर्ड बंदों को सेल करें, तो ऐसी सूरत में इनकम टैक्स में भी एक सजा मिलेगी, लेकिन यह सजा तब नहीं मिलेगी जब अनरजिस्टर्ड बंदों को की गई सेल छोटी मोटी हो, जैसे 10 मिलियन, बल्कि आप अनरजिस्टर्ड बंदे को 100 मिलियन तक की सेल कर सकते हैं। यह सेल तो जेन्युइन है ना, इस पर तो हमें एतराज ही नहीं। यह सेल नॉन जेन्युइन है लेकिन इमटेरियल है, 10 15 20 मिलियन 60 मिलियन 70 मिलियन 80 मिलियन 90 मिलियन 99 मिलियन तक भी आप इसको सेल कर दें, खैर है। किसी एक बंदे को 100 मिलियन से नीचे नीचे आप सेल कर दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी एक बंदे को 100 मिलियन से ऊपर की सेल कर दें तो इस पे एतराज होगा। क्लियर? चलें जी सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रॉफिट से शुरू करते हैं आज न्यूमेरिकल। 280 नेट प्रॉफिट बोले 280 एट डिसअलाउड एक्सपेंसेस डिसअलाउड। कैलकुलेटर पकड़ के मुझे बताएं। वैसे आज ऐसा करें कि मैं पूछ नहीं रहा, खुद ही कुछ करें। मैं क्या पूछने लगा था सोचें। हाँ कितना? कैलकुलेटर पकड़ के बताएं कोई। मैंने सवाल भी नहीं पूछा, कुछ लोग अभी जवाब बताएंगे। मैं पूछना क्या चाह रहा था पहले ये बताएं, फिर अगली बात करते हैं। मुझे बताएं कि अगर 600 की सेल करने के लिए 320 के खर्चे हैं, तो इस 600 में 110 की सेल के करने के लिए भी तो खर्चे होंगे ना। ये प्रोपोर्शनेट कर लें। प्रोपोर्शनेट करने का तरीका मेरे से सुने। टोटल खर्चे डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय बुरी सेल। इसी तरह करेंगे मेरे ख्याल से अपोर्शन। कैसे कैसे? बुरे खर्चे में मैं 600 में बुरी सेल पड़ी भी है यार, ये बताएं बस। 600 में कितनी बुरी सेल है? 110। अब खर्चों में मैंने क्या ढूंढने? बुरे खर्चे। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, बस बुरे खर्चे कैसे निकालूं? टोटल खर्चे डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय
बुरी सेल। इस तरह मेरे ख्याल से निकल आएंगे। डिसअलाउड वर्किंग में, डिसअलाउड टोटल खर्चे डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय बुरी सेल इज इक्वल टू बुरे खर्चे। क्या क्या लाने सर उमर की तरफ से? किस टाइम? 2 बजे से ऑनवर्ड टर्म टेस्ट की डिस्कशन होगी सर उमर की तरफ से, ऐलान हुआ है। और जबरदस्त 320 डिवाइडेड बाय 600 ज़रब 110। अच्छा अब थोड़ा थोड़ा रिलैक्स कर लें, हम अपना काम कर लें, तो उसकी टेंशन में ये भी ना होवे। हाँ जी बोले बोले। 59 डन। चलें जी। बड़ा तू क्यों उधर आता जाता, या उधर आ या जा, अब बैठा नहीं एंड तक। अच्छा मोहतरम इसमें ना डिसअलाउड ना लोअर ऑफ करके होगा, डिसअलाउड ना लोअर ऑफ करके होगा। एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन अवेलेबल है, डिसअलाउड लोअर ऑफ करके होगा। ये तो लॉजिकल सा फॉर्मूला बन गया ना, सारे खर्चे डिवाइडेड बाय सारी सेल मल्टीप्लाइड बाय बुरी सेल इज इक्वल टू बुरे खर्चे। ये या इन खर्चों का 10%, बस ये कोई अजीब सी चीज है लॉ ने दिया है, खर्चों का 10%। 32। व्हाट इज लोअर? तो डिसअलाउड की फिगर यहां पर एक नहीं होगी, 2 में से लोअर वाली होगी, होगी तो एक ही, लेकिन 2 में से लोअर वाली। कितनी है लोअर जी? 32। चलें जी न्यूमेरिकल खत्म हो। कितने? 240 ऐड करना है, 300 में से ही करा था। सारे खर्चे डिवाइडेड बाय सारी सेल मल्टीप्लाइड बाय बुरी सेल इज इक्वल टू बुरे खर्चे। फॉर्मूला इस तरह नहीं यार, सोचो जरा, लॉजिक है, सादा सी बात है। 600 के खर्चों के लिए कितनी 600 की सेल के लिए कितने खर्चे हैं? 320। तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर 110 की सेल हो जाए तो कितने खर्चे होते? 59। क्लियर? नोट कर लें। नहीं 3% तो दोनों को लगाएंगे, उधर तो कोई रिलैक्सेशन नहीं, उधर 110 से 10 दोनों पे 3% लगाएंगे। वो अलग चीज है, वो सेल्स टैक्स के रिटर्न में चीज देखी जाएगी। ये इनकम टैक्स का सवाल हो रहा है। चलो मैं लेता हूं आपका सवाल, इसको जरा मैं करूं। अच्छा भाई अब मुझे आप ये बताएं कि ये न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो गया हमारा, क्या सेल से चल के भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है? सेल से चल के अब ये मैं इस सवाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आपको कराने लगा, ये सवाल तो खत्म हो गया, ये लॉ की प्रोविजन हमारी रहती थी पॉइंट क्यू, ये आज हमने पढ़ ली, बस खत्म हो गई। अब मैं जनरल आपसे चीज एक पूछ रहा हूं कि अगर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करना चाहूं सेल से तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? नोट ना करें एक मिनट। सेल से चलते हुए रूल बताएं क्या है? सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें। अच्छा आपने ये कहा है सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें, ये कहा है आपने, यही तरीका है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा सेल कितनी है? 600। सेल्स है 600। अलाउड खर्चे निकालने का तरीका देखें, इसमें बड़ा आसान सा, टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। ये एक तरीका है आसान सा, क्योंकि डिसअलाउड की फिगर आपने ऑलरेडी निकाली हुई है। तो ये आज मैंने आपको जरा पहली दफा ना ज्यादा फोकस करके बात पढ़ाई है, पहले कभी इतना फोकस करके नहीं की थी। तो टोटल खर्चे में से अगर आप डिसअलाउड माइनस कर देंगे तो कैलकुलेटर कौन से दे देगा? अलाउड। जरा देखते हैं, जवाब हमारा वही आना चाहिए 312। टोटल खर्चे 300, टोटल खर्चे सवाल में दिए मैंने 320 माइनस डिसअलाउड, इन दोनों में से लोअर। डिसअलाउड को मैं लिखा देने दे रहा हूं यहां 288 312। जवाब तो वही आना, जवाब पे फर्क नहीं पड़ेगा, जवाब वही आएगा, लेकिन तरीका पहुंचने का डिफरेंट है। लेकिन जो मर्जी तरीका हो, वर्किंग ये वाली जरूर कीजिएगा। वर्किंग मैंने एक ही रखी है, आई हैव नॉट चेंज द वर्किंग। चलें जी नोट। पुराना तरीका क्या होता था? नॉट अलाउड होता था फाइन, उसको ऐड कर देते थे। पुराना तरीका नॉट अलाउड को ऐड कर दें, नॉट अलाउड को ऐड। नया तरीका एक दो दफा सवालों में अप्लाई किया हुआ हमने, सेल से चलते हुए अलाउड को माइनस कर दें। अलाउड कैसे माइनस हो सकते हैं जरा सोचें? टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। बिल्कुल नहीं, ज्यादा दूर तक नहीं, ये पिछले महीने की बात कर रहे हैं। अच्छा
पढ़े जी, देखें जनवरी के काम हम दिसंबर में कर रहे हैं, इसे कहते हैं पढ़ाई का शौक। आगे चलें। एनी खर्चा ऑफ इंडस्ट्री टेकिंग, ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रोविजन है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए। एनी खर्चा ऑफ इंडस्ट्री टेकिंग, ऊपर से मिला के पढ़ना है। फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड फॉर सेल मेड टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स। फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला आबासा A over B into where A is the deduction claimed, A is the deduction claimed। हमारा तो दावा था कि 320 ही माइनस करने दो, हमारा दावा तो यही था, डिडक्शन क्लेम होता है हमारा दावा है 320 माइनस करने दो। B is the turnover for the year 600 and C is 110। C is the sale excluding sales tax, इसमें सेल्स टैक्स नहीं पड़ा होगा, सेल्स टैक्स से बगैर वाली अमाउंट, यानी अगर 2,34,000 है तो 2 लाख टाइप चीज लेनी है। C is the sales made to a person who has not registered under, लेकिन सिर्फ तब where sale equal or exceed 100 million per person। एक बंदे को अगर आप 99 मिलियन की सेल कर दें अनरजिस्टर्ड, नो प्रॉब्लम। पिछली गली से बंदा आए, उसको आप जो है वो सेल कर दें अनरजिस्टर्ड बंदे को, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप एक बंदे को सेल करें 100 मिलियन या उससे ज्यादा और वो अनरजिस्टर्ड हो, ये जुर्म है। लेकिन अगर आप उसको 100 मिलियन से कम की कर दें तो ये जुर्म नहीं है। अच्छा, अब लॉ मेकर की ऑब्वियसली एक ब्यूटी होती है कि वो बातों को आसान करके नहीं लिखता, वरना तो हर बंदे को लॉ समझ आ जाए। तो लोअर ऑफ वाला चक्कर उसने नहीं लिखा, उसने एक अजीब सी लाइन डाल दी, डिसअलाउंस बढ़ेगा नहीं 10% ऑफ टोटल डिडक्शन से। अच्छा, बड़े हो गए, इस लाइन को जरा इस तरह भी समझे। लोअर ऑफ करके तो मैंने समझा दिया, पेपर में तो लोअर ऑफ करके हम गुजारा चला लेंगे, इस लाइन को समझे। डिसअलाउंस 10% के खर्चे से बढ़ेगा नहीं, बढ़ रहा था 10% के खर्चे से नहीं बढ़ने दो, इतना ना करो, बस इतना ही कर लो। तो ये कुछ इस किस्म की अंग्रेजी है, ये जरा मतलब कभी आप टीचर बने तो ये आपको शायद समझनी पड़े। तो डिसअलाउंस शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल डिडक्शन, लेकिन हमने आसान काम कर लिया लोअर ऑफ करके। द बाउट में अब्दुल्ला आप तशरीफ ला रहे हैं? ओके, तशरीफ ले आए, टर्म टेस्ट लेके आइएगा, डंडे सोटे लेके आइएगा, डंडे भी सोटे भी, खारदार झाड़ियां भी लेके आइएगा, लोहे के स्केल भी लेके आइएगा। बंदे नहीं, मैं खुद काफी हूं। द बाउट में एग्जाम्प्ट एनी पर्सन फ्रॉम द लगना ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के लगने से बोर्ड किसी बंदे को क्या कर सकता है? सेल्स टैक्स। अब मंडे को जरा डंडे सोटों के साथ सुन लेते हैं, कर लें डंडे सोटे ले, ठीक है। सेल्स टैक्स अब मंडे को जो है ना, जरा तैयार होके आइएगा आप। ठीक है, ऑफ करो।